मतलब चार शोभराज ने जेल की यूनिफॉर्म वगैरह टाइप के कैदी जो मुलजिम पहनते हैं वो सब नहीं पहनी हुई थी। सभी कौन मर्डर, काम किया है? ये सभी मर्डर करके आए थे। एक रूप तो था ये मर्डर करके आए। दूसरा रूप जो हमने डिस्कवर किया वो था कि इनसे कंस्ट्रक्टिव काम करवाने का। ब्लैक वारंट जैसी एक्सप्लोसिव विस्फोटक किताब लिखने वाले सुनील गुप्ता के को कब पता लगा कि पुलिस और जेल क्या होती है, किस उम्र में पता लगा था, समझ आ गई थी। बीच के आपको ये कि किसी तरीके से 32.25 और 32 का जो डिफरेंस है वो पूरा करने के लिए तिहाड़ जेल की सिलेक्शन कमेटी में किसी को आप पैसा दीजिए, वो डिफरेंस। हाँ, वो था उनका। वो चाहते थे कि मैं उनको पैसा दूं क्योंकि बाकी लोग जो थे सब चल रहा था। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। ब्लैक वारंट से ही फांसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो इसलिए इनका नाम जैसे 8 फांसियां मैंने जो बताई हैं, उनकी क्या मनोस्थिति थी जब उनको लटकाया जा रहा था, कैसा उनका कंडक्ट था जेल के अंदर, सब चीज़ें उसमें वर्णन है। तो इसलिए इसका नाम ब्लैक वारंट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट था। क्योंकि अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं, जो प्रिजनर और जो जेलर की जो रिलेशनशिप है वो है होस्ट और गेस्ट वाली। मतलब जेलर जो है होस्ट होता है, प्रिजनर जो होता है गेस्ट होता है। मतलब कैदियों के या मुजरिमों के बिना जेल को चलाना मुश्किल हो प्रशासन जाएगा। है वो नहीं चला सकता। स्मूथली आप चला नहीं सकते क्योंकि हर एक चीज में जो है प्रिजनर्स का साथ होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के पॉडकास्ट में। आज के हमारे खास मेहमान हैं सुनील गुप्ता। नाम समझ गए होंगे, सुनील गुप्ता ब्लैक वारंट के राइटर, जिन पे सीरीज आजकल बनी हुई तहलका मचा रही है। तिहाड़ जेल, अगर कुछ पूछना है तो एक सुनील गुप्ता को खंगाल लीजिए। सुनील जी, स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। आपने बहुत इंटरव्यू दिए, छाए हुए हैं। इतना तो आप 35 साल की तिहाड़ जेल की नौकरी में नहीं छाए जितना नौकरी के बाद। कहते हैं कि रिटायर होने के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है। मुझे तो लगता है कि तिहाड़ जेल की 35 साल की नौकरी करके जब आप निकले रिटायर होके तो आप जवान हो गए। ये सब आपकी जो है रहनुमाई है। ब्लैक वारंट, अब आपका नाम ये हो गया है। ब्लैक वारंट नाम रखने की क्या वजह आई? आपने जो बुक लिखी तो ब्लैक वारंट ही क्यों? देखिए, किताब तो मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो 35 साल के मेरे एक्सपीरियंस थे और उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हुई वो मैंने किताब में लिखी हैं। ब्लैक वारंट नाम इसका इसलिए रखा था कि मैंने उसमें 8 फांसियों का वर्णन किया हुआ है। मेरे कार्यकाल में 8 फांसियां हुई जिसका कि मैं विटनेस था। तो सबसे पहले फांसी हुई रंगा बिल्ला की। संजय चोपड़ा, गीता चोपड़ा जो भाई बहन थे, उनके मर्डर के केस के एक्यूज। उसके बाद हुआ मकबूल भट्ट। उसके बाद जो कश्मीरी टेररिस्ट थे, जो JKLF जो बनाई है, चीफ जो उन्होंने बनाई थी। उसके बाद आप देखें आगे हम करतार सिंह उजागर सिंह के, जो करतार सिंह उजागर सिंह, अच्छा हाँ, डॉक्टर जैन मर्डर केस। डॉक्टर जैन की वाइफ मर्डर केस, विद्या जैन मर्डर केस के दोनों एक्यूज। और क्या ये भाई थे आपस में या हायर करके लाए गए थे? दोनों भाई थे। दोनों भाई थे, मथुरा के रहने वाले थे। अच्छा। हाँ। और उसके बाद हमने देखा सतवंत सिंह केहर सिंह, जो कि इंदिरा गांधी के किलर के उसमें थे। और लास्ट फांसी जो मैंने देखी वो देखी अफजल गुरु की, जो संसद पे हमले के आरोपी षड्यंत्रकारी मुख्य। तो 8 फांसियां देखी थी, 8 फांसियों का विवरण भी लिखा हुआ था उसमें। तो इसीलिए उसका नाम मैंने ब्लैक वारंट दिया। मतलब ये ज़्यादातर जो केस थे फांसियों के थे और ब्लैक वारंट जो है वो सिर्फ फांसी लगने का अंतिम कागज सरकारी है हिंदुस्तानी कानून में। ब्लैक वारंट, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। ब्लैक वारंट से ही फांसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है।
तो इसलिए इनका नाम जैसे 8 फांसियाँ मैंने जो बताई हैं, उनकी क्या मनोस्थिति थी जब उनको लटकाया जा रहा था, कैसा उनका कंडक्ट था जेल के अंदर, सब चीज़ें उसमें वर्णन है, तो इसलिए इसका नाम ब्लैक वारंट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट था। सुनील जी, ब्लैक वारंट आपकी किताब हिट हो गई, सीरीज हिट हो गई, आप भी हिट हो गए, तिहाड़ जेल भी हिट हो गई, लेकिन ब्लैक वारंट जो मैंने अपने 35-36 साल के जर्नलिज्म में देखा है, जो कोर्ट से जारी होता है, उस ब्लैक वारंट में काला कहीं नहीं होता सिर्फ मैटर के अलावा। ये ब्लैक वारंट नाम कहाँ से निकला है, ये दुनिया जानना चाहती, खासतौर से हिंदुस्तानी जानना चाहते हैं कि ब्लैक वारंट, सफ़ेद कागज पे ब्लैक वारंट, इसके पीछे क्या कहानी है? क्या होता है, जो ब्लैक वारंट जो है ये तो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो पुराना सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसमें प्रिस्क्राइब किया हुआ था। इसको ब्लैक वारंट इसलिए कहते हैं कि एक हाशिया होता है पूरे वारंट के ऊपर, एक काला हाशिया होता है, उसी की वजह से इसको ब्लैक वारंट कहते हैं। दूसरा ये है कि एक ब्लैक जो फांसी किसी को देना एक तरह का काला काम है, और किसी की मौत के फरमान का ये अंतिम सरकारी कानूनी कागज है। जी, तो इसलिए इसको ब्लैक वारंट कहते हैं। चलिए, ब्लैक वारंट आपने लिखी, बहुत कुछ बच गया, क्योंकि 35 साल के तिहाड़ की नौकरी और तिहाड़ के कर्म को कर्म दोनों ही बताऊं कहूं, ये 35 साल में एक 35 साल के कुकर्म, तिहाड़ के ये कर्म, ये एक किताब में 200-250 की पेज में नहीं आ सकते हैं। तो कहीं आपने थोड़ी सी बेईमानी की, ब्लैक वारंट लिखते पे कुछ छिपा गए, कुछ बता गए, ये सच है? इसमें क्या था, देखें, जितना मुझे याद आया पहली इंस्टॉलमेंट में वो तो ब्लैक वारंट में आ गया, क्योंकि उसमें मेन मेरा था कि जो फांसी हुई हैं उनके बारे में बताना। उसके बाद जो बचा है तो वो एक और किताब मेरी आ रही है, जल्दी आपको दिखेगी। यहाँ की यानी कि ब्लैक वारंट के बाद उसकी बहन किताब के रूप में आप ला बहन कह लें, भाई कह लें, हाँ, 2-3 किताबें आ रही हैं। अच्छा, तो उनमें जल्दी आ जाएंगे, उनमें काफ़ी कुछ विवरण है। ठीक है। ये तो ब्लैक वारंट लिखने की वजह हुई, और ब्लैक वारंट क्या है, एक सफ़ेद कागज को ब्लैक वारंट क्यों कहते हैं, बताया आपने। अब बात करते हैं, आप 1981 में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के तौर पे तिहाड़ में नौकरी में पहुंचे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आप पहली बार, यानी कि सुनील गुप्ता जो आज मेरे सामने बैठे हैं पॉडकास्ट में स्टेट मिरर के साथ, जब पहली बार आप जेल की नौकरी करने गए, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं रेलवे में काम करता था। करीब करीब 79 में मैंने LLB की है दिल्ली लॉ फैकल्टी से। उसके बाद 79 में अभी रिजल्ट ही आया था कि मुझे रेलवे में नौकरी मिल गई। तो 1 साल के करीब लगा लें, 1.5 साल मैंने रेलवे में जॉब की है। क्या तनख्वाह थी रेलवे में मेरी अगर तनख्वाह पूछें तो करीब करीब 1200-1300 रुपये थी। 1300 रुपये। और जब मैं इसमें आया, जेल की नौकरी में आया, तो मुझे सबसे पहली तनख्वाह मिली थी 811 रुपये। पहली तनख्वाह 811 रुपये, और रिटायरमेंट फिर 35 साल की नौकरी बाद कितनी तनख्वाह पे हुआ? वो तो फिर पे कमीशन आते गए, तो लगभग 1.25 लाख के करीब थी। 811 वाला तिहाड़ जेल का असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और लॉ ऑफिसर से रिटायर हुए, लीगल एडवाइजर के पद से तिहाड़ जेल से, तो 1.25 लाख रुपए तनख्वाह थी। खैर, आप कुछ कह रहे थे, रेलवे के बाद फिर कैसे मन हुआ कि तिहाड़ पे जाया जाए नौकरी करने? देखिए, रेलवे में काम कर रहा था, बड़ा सुखी था, पर रेलवे में एक चीज़ थी कि वहाँ पे ना ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होते थे। पूरे मतलब नॉर्थ इंडिया में आपकी कहीं भी जो है ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इधर से ये वैकेंसी निकली हुई थी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। हाँ, तो मुझे बहुत शौक था पुलिस की नौकरी करने का, और एक मेरे को हमेशा होता था, मैं एक्चुअली सरकारी नौकरी में मैं आया ही इसलिए था, नहीं तो हमारा अपना बिजनेस था, अच्छा बिजनेस। क्या बिजनेस था, कहाँ, ये भी तो थोड़ा सा बताइए। हमारा अपना बिजनेस है, आप खन्ना में एक जगह है, लुधियाना के, खन्ना पंजाब में, लुधियाना के पास। हाँ, वहाँ पे हमारा काफ़ी सारा बिजनेस है, कई चीज़ों की एजेंसीज हैं, कई चीज़ें हम बनाते हैं। लाइक लोगों को पता तो लगे कि जो आदमी चार्ल्स शोभराज के टच में रहा, तिहाड़ जेल में 35 साल रहा, तमाम फांसियां देखी, फांसी लगने वालों को, लगाने वालों को, दोनों को रोते देखा। जिस सुनील गुप्ता ने फांसी लगते देख के खुद भी रोया, वो सुनील गुप्ता अपने बैकग्राउंड के बारे में भी तो बताए कि किस टाइप का बिजनेस था, खुल के बताइए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का,
उसके अलावा हमारे पास हिंदुस्तान लीवर की जो सामान होते हैं उसकी एजेंसी थी वहाँ पे, और इसके अलावा और केमिस्ट शॉप्स हैं और कई कई सारा काम है। हमारे जो कजन्स वगैरह हैं, कई सारा काम है, अभी भी वहीं पे अपना सेटल्ड है। जब जिक्र आपके इतने पीछे जाने का होता है तो एक 5-10 साल का सुनील गुप्ता जो था उसी पंजाब में, क्या सोचा करता था? कभी सोचा करता था कि इस तरीके की ज़िंदगी आगे टर्न लेगी? देखिए, ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं होता कब क्या टर्न लेगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा क्या था सोचता कि था बचपन का मैं सुनील गुप्ता? जेल, हाँ, कभी भी मैं नहीं सोचता था कि मैं जेलर की नौकरी करूँगा या उससे आगे जाके लीगल एडवाइज़र रिटायर होऊँगा। हाँ, मेरी हमेशा मन में इच्छा होती थी कि मैं सीनियर रैंक से जो है रिटायर हूँ। तो सीनियर रैंक से मैं रिटायर होना चाहता था, तो मुझे खुशी है कि मैं क्लास 1 ऑफिसर सीनियर रैंक के ऊपर जो है मैं रिटायर हुआ। तो ये मेरी इच्छा थी, वो मेरे ख्याल शायद और लोग होते हैं उनकी भी ये इच्छा होती होगी, पर मेरी इच्छा ये थी कि सीनियर रैंक पे रिटायर होना, और उस रैंक पे मैं रिटायर हुआ। ब्लैक वॉरेंट जैसी एक्सक्लूसिव विस्फोटक किताब लिखने वाले सुनील गुप्ता के को कब पता लगा कि पुलिस और जेल क्या होती है? किस उम्र में पता लगा था? समझ आ गई थी? देखें, अखबार पढ़ने का मेरा शुरू से शौक था। मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, सभी को मैंने देखता था, सवेरे उठते थे तो अखबार पढ़ रहे होते, चाय पी रहे होते थे, अखबार पढ़ रहे होते थे। वही आदत मेरी थी अखबार पढ़ने की। तो उसका नतीजा ये है कि मैं हर एक चीज़ से वेल कन्वर्सेंट था। पुलिस के जॉब से भी वेल कन्वर्सेंट था, और जेल के जॉब से भी वेल कन्वर्सेंट था। अखबारों में क्रिमिनल्स वगैरह की फ़ोटो देखते रहते थे, तो इतना आइडिया तो था। तो जब जेल की नौकरी जो करने का जब प्रपोजल मेरे सामने आया, तो काफ़ी मैं एक थिन ब्रीड था, बहुत 56 किलो मेरा वेट होता था। 56 किलो, आप 5 फुट 10 इंच आप लंबे हैं, और 56 किलो वेट मतलब आप लगा लो कि सिंगल हड्डी जैसे एक पतला दुबला सा होता। किस उम्र की बात होगी? क्या एज रही होगी? किस क्लास में थे? तब मैं 23 साल का था। क्या ग्रेजुएशन वगैरह मेरे ख्याल से कंप्लीट हुआ? मैंने बीएससी किया था हिंदू कॉलेज से, उसके बाद मैंने हिंदू एलएलबी, कॉलेज दिल्ली से। हिंदू कॉलेज दिल्ली से, उसके बाद एलएलबी मैंने किया कैंपस लॉ सेंटर से, लॉ फैकल्टी से। वहाँ से किस्मत अच्छी थी, जैसे निकले तो रेलवे में नौकरी लग गई। और उसके बाद जो है मेरे को ये था कि जैसे मैंने आपको बताया, रेलवे में जो है आपको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इस जॉब को जो है चेंज किया जाए। तो मैं उन दिनों में जेल की वैकेंसीज निकली थी, मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने पे इन्होंने मुझे ट्रेनिंग उसके लिए फिज़िकल के लिए बुलाया। मैं फिज़िकल के लिए जब गया तो इन्होंने मेरा चेस्ट वगैरह का माप लिया। तो उन्होंने मेरे चेस्ट के माप को देख के कहा कि आपका 32.25 है आपकी चेस्ट, तो आप इसके लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लायक फिजिकली फिट नहीं है। फिजिकली फिट नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर सुप्रिंट तब थे BL विज थे, मैं उनके पास गया। बीएल बिस्ट, BL विज बीएल विज, ये क्या थे उस टाइम तिहाड़ में? SP थे ये। SP। हाँ, अच्छा। इनके पास गया। इनको मैंने कहा कि देखें 32.25, और मतलब खाली थोड़ा सा फर्क है 32.25 में, तो उसके लिए आपका जो ऑफिसर है वो ये कह रहा है कि मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ। तो कहने का, सुनील जी, जब हमें 34 चेस्ट वाले मिल रहे हैं, तो हम वो 32 चेस्ट, आप 32.25 चेस्ट वाले को क्यों रखेंगे? तो कोशिश मैंने बहुत की, पर वो नहीं माने। बिस साहब की वो सेंटेंस सुन के सुनील गुप्ता के दिमाग में दिलो जहन में क्या एकदम हाँ, आया? नहीं, पर मेरा शुरू से जो था, मैं जो रिजॉल्व कर लेता था, तो भगवान ने मान लिया। मेरी इच्छा पूरी की है, हमेशा इच्छा पूरी की है। अभी तक मैं आपको बताऊं, चाहे रिटायर हो गए, किताब लिख दी, जो इच्छा होती है वो मिलता है। वो मेरे को मिलता है। ये एक भगवान की ठीक बहुत है। बड़ी एक, बिस साहब ने भी नहीं मानी आपकी बात। एसपी उन्होंने बात नहीं मानी, तो उसके बाद फिर मैं चला गया। नौकरी तो कर ही रहा था, रेलवे में ही नौकरी कंटिन्यू करी। उसमें कुछ मुझे नुकसान नहीं था। उसके बाद फिर मुझे जो है एक, आप लगाएं कोई 2 महीने बाद, मुझे फिर एक कॉल का लेटर आया कि आप एक इंटरव्यू बोर्ड के आगे जो है, सरकारी बोर्ड था, उसके आगे आप अपीयर हो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, उसके लिए पोस्ट के लिए। पोस्ट के लिए एग्जाम टाइप मतलब। और साथ में उन्होंने ये कहा कि आप अपना मेडिकल वो जो है, चेस्ट का, हाइट का, ये सारा सर्टिफिकेशन किसी डॉक्टर से करवा के लाना।
मैंने सोचा, मैंने कहा यार इन्होंने सिलेक्ट तो मुझे करना नहीं, साले तंग कर रहे हैं वैसे मुझे सिलेक्ट तो इन्होंने hopeless करना तो नहीं हुए है। पड़े थे। हाँ, तो मैं फिर भी मैं इंटरव्यू देने चला गया। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे दो ग्रुप बने हुए थे, एक तो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास जिन्होंने ली थी ग्रेजुएशन में, और एक थे जो थर्ड क्लास। तो मैं अपना सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास वाली लाइन में लग गया, थोड़े से लोग थे उसमें। तो उसमें उन्होंने जो भी मेरे से पूछा, मैंने अधमने मन से जो है उसका जवाब दिया, क्योंकि मेरे मन में ये था इन्होंने सिलेक्ट तो करना ही नहीं है। फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पहली फेल करे बैठे हैं। हाँ, पहले ही फेल करे बैठे हैं। तो उन्होंने जो मेरे से पूछा मैंने उसका जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया। मुझे लग रहा है कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे होंगे, 5 क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई ठीक दिया होगा, 5 क्वेश्चन का ऐसे ही उल्टा सीधा रिप्लाई दिया। उसके बाद क्या हुआ कि करीब करीब 1 महीने बाद मुझे फिर इंटीमेशन आया कि आप जाके अपना मेडिकल करवाओ LNJP हॉस्पिटल से, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल दिल्ली, वहाँ LNJP। से। हाँ, उस टाइम पे इसको लेडी इरविन, इसको इरविन हॉस्पिटल कहते थे। तो मैंने कहा यार ये भी तंग करे जा रहे हैं। ये थर्ड अटेम्प्ट था। ये नहीं, ये उन्होंने जो मेडिकल के लिए मुझे कहा, तो मैंने कहा ये तंग करे जा रहे हैं, सिलेक्ट तो इन्होंने करना नहीं है, तंग करे। मैंने कहा चलो चले जाते हैं। मैंने रेलवे से छुट्टी ली और चला गया। वहाँ गया तो वहाँ जाके मुझे जब पता लगा, मेरे साथ जो 2-4 लोग और थे वो भी इंटरव्यू करवाने, अपना मेडिकल करवाने के लिए आए हुए थे, वहाँ जाके मुझे पता लगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो और तभी आपको मेडिकल के लिए बुलाया। फिर तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैं चौड़ा हो गया। तो उसके बाद फिर हम इरविन हॉस्पिटल गए। इरविन हॉस्पिटल में जाके उन्होंने मेडिकल वगैरह आपका किया। तो नेचुरली 32.25 जो उसने निकाली थी वो एक करप्शन का वो था, जो पहले मैंने आपको बताया। उनको अगर मैं पैसे दे देता तो शायद वो उसको 32 क्या 33 भी लिख देता। नहीं तो क्या 32.25 था? नहीं, 32.25 नहीं था तो मेरा पूरा, पर उन्होंने जानबूझ के उसको ऐसे खींच के आपको ये कि किसी तरीके से 32.25 और 32 का जो डिफरेंस है वो पूरा करने के लिए तिहाड़ जेल की सिलेक्शन कमेटी में किसी को आप पैसा दीजिए, वो डिफरेंस। हाँ, वो था उनका। वो चाहते थे कि मैं उनको पैसा दूं, क्योंकि बाकी लोग जो थे सब चल रहा था। यानी कि आपको जो 2-3 चक्कर कटवाए वो इसलिए कटवाए गए थे, और तब मेडिकल की नौबत आई कि अगर दे दे तो कुछ अच्छा है। तो उसके बाद जब मेडिकल के लिए उन्होंने बुलाया तो मेरे को इरविन हॉस्पिटल के ऊपर तो पूरा भरोसा था कि वो गलत नहीं करेंगे, और वैसे भी लोग कंसिडरेट होते हैं। तो उन्होंने नेचुरली, मेरा मेडिकल सब बिल्कुल ठीक था। तो उसके बाद मेरे को आ गया कि आपको सिलेक्ट कर लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके बाद जब मेरे को आया कि आपको सिलेक्ट कर लिया, आप ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं रेलवे में नौकरी कर रहा था। तो मैंने रेलवे में एक रेजिग्नेशन डाला कि मेरा ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया, तो मेरे को रिजाइन एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने रेजिग्नेशन जो है मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे रेलवे वाले, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने आपको ट्रेनिंग दी है, ये दिया है, वो दिया, आप इतनी जल्दी 1 साल में ही नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसको तो एक्सेप्ट करवाना ही है। क्या रेलवे में रहते हुए, रेलवे की नौकरी करते हुए आपने तिहाड़ जेल की जब ट्राई किया जॉब के लिए, तो आपने रेलवे को बता दिया था कि भाई मैं जा रहा हूँ, परमिशन जैसी ली जाती है, ऐसा कुछ था? नहीं, ये जरूरी नहीं था उस जमाने में, बता। उस जमाने में जरूरी नहीं था, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम था, तो मैंने कटवाया नहीं था। नहीं तो जनरली होता है कटवाना होता है, पर वो तब कटवाना होता है अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिल गई है तो। ठीक है, वो कंटिन्यू था वहाँ। खैर, कैसे निपटे फिर रेलवे की नौकरी तो से? उसके बाद काफ़ी मैंने कोशिश की। फिर मैंने वहाँ पे जो रेलवे में जो रेलवे एम्प्लॉइज़ की जो यूनियन है वो बड़ी सख्त है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे कोई काम अगर आपका वैसे ना हो रहा हो, आप ये यूनियन में जाओ, यूनियन में चले जाओ, हाँ, काम हो वो काम हो जाएगा। तो मैं इनके रेलवे यूनियन के उस टाइम पे प्रधान थे हरभजन सिंह सिद्धू। वो आजकल तो बहुत बड़े मजदूरों के नेता हैं। आज भी हैं सिद्धू साहब। अरे बहुत। हरभजन सिंह सिद्धू, अब कितनी उम्र हो गई होगी उनकी इस वक्त? उनकी उम्र होगी शायद 75 साल के होंगे। पर वो बहुत बड़े नेता हैं, हिंद मजदूर सभा के बहुत बड़े नेता हैं रेलवे के। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा अरे अभी करवाते हैं आपका। वो सब बड़े खुश थे कि हमारा बंदा पुलिस में जा रहा है। तो उन्होंने जाके, हाँ, पुलिस की नौकरी मिल रही हो। तो वो तो सब पुलिस को लोग सेम ही समझते हैं, पुलिस सेम ही समझते हैं, जबकि आम आदमी को जेल और सिविल पुलिस की डिफरेंस नहीं पता उसके बीच में। तो उन्होंने जाके काफ़ी मेरे साथ एक मेहनत की
मेरे अच्छे दोस्त भी थे, तो मेरे साथ गए, तो उन्होंने जाके बल्कि धमकाया जाके जो डिविजनल रेलवे मैनेजर था कि तो अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे इनका रेजिग्नेशन तो हम हड़ताल कर देंगे। तो यहाँ तक उन्होंने जाके धमकी दी, क्योंकि वो मतलब रेलवे की नौकरी छोड़ने के लिए हाँ सुनील गुप्ता के फेवर में यूनियन खड़ी हो गई यूनियन रेलवे खड़ी की कि हड़ताल कर देंगे अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। यूनियन खड़ी हो गई। तो अभी मेरे बड़े अच्छे लिंक है सिद्धू साहब से। तो फिर उन्होंने रेलवे में 7 मई को 7 मई सन 1981 19 उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। रेलवे में 8 मई को मैंने यहाँ ज्वाइन किया जेल में। बिहार से। तिहाड़ जेल में जब मैं आया तो यहाँ एक और कहानी मेरी इंतजार कर रही वो क्या थी। कहानी? तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने सुप्रीम जेल को कहा कि ऐसे ऐसे जो है मेरे को ये सिलेक्शन किया, गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है, तो मैं आया हूँ आपके पास। उनको पता तो था, तो सीधा कहते हैं कि यहाँ तो कोई वैकेंसी है नहीं। मैंने कहा ये आपका ऑफर लेटर है जिसकी मैंने एक्सेप्टेंस भी आपको दे दी है, आप कह रहे वैकेंसी नहीं है। एक्चुअली क्या था, अपॉइंटमेंट लेटर लिए खड़े, ज्वाइनिंग लेटर, और एसपी जेल कह रहे हैं तिहाड़ के कि यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। जबकि उनको कोई पावर ही नहीं तो थी। इसके पीछे क्या कहानी निकली? इनके पीछे कहानी ये थी कि उस टाइम पे जो इसका पूरा जो दिल्ली की जेलें थी, एक ही जेल थी उस टाइम पे, तिहाड़ी थी। अकेली जेल? तो हाँ, तो उस पे हरियाणा पंजाब के ऑफिसर्स थे, उनका कब्जा था। हाँ लीगली भी वही लोग देखते थे, और पंजाब जेल कानून जो है मैनुअल वही तिहाड़ पे एप्लीकेबल होता है। और उन लोगों को ये उन्होंने इम्प्रेशन छोड़ा हुआ था कि जेलें जो चला सकते हैं हरियाणा पंजाब के लोग चला सकते हैं, दिल्ली वालों इनके बस की नहीं है जेल को चलाना। तो हम जब लोग जो गए तो हमारे 5-6 लोगों का वो बैच था, जो पहला बैच था। तो जब उसने कहा कि सुप्रीम ने कहा कि यहाँ तो कोई जॉब है नहीं, तो मुझे तो एकदम ऐसा लगा कि बस धरती फटेगी और मैं अभी नीचे गया। ये तो मेरे लिए ये वाला एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। मैं बाहर जाके बैठ गया, उन्होंने कहा बाहर जाके बैठ जाओ, बाहर जाके बैठ गया। इतने में मैं बाहर जाके बैठ गया, इतने में मैं फिर सुप्रीम के पास गया। जब 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा रहा तो मैं फिर गया उनके पास। तो मुझे ना तब ये एक लोगों ने इम्प्रेशन दिया था कि जितने लोग हमारे सिलेक्ट हुए हैं नौकरी में वो सभी कोई ना, हाँ, तो उस टाइम सारे कोई बड़ी बड़ी अप्रोच लेके वो आए हुए हैं, जबकि मेरी तो भगवान की अप्रोच थी और तो कोई मेरी कोई अप्रोच नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अब एक टेंट्रम प्ले करते हैं। तो मैं उनके पास दोबारा गया। मैंने कहा सर आपको आरपी सिंगल साहब का फ़ोन आया होगा। तो कहते हैं कौन आरपी सिंगल? मैंने कहा सर वो आईएएस ऑफिसर है और सीबीएसई के जो है वो चेयरमैन है। एक्चुअली होता क्या था कि हम जब 11वीं क्लास में पढ़ते थे तो जो एनसीईआरटी की किताबें होती थी, हर एक किताब के आगे एक प्रीफेस होता था। प्रीफेस में आरपी सिंगल आईएएस थे, वो जो कि उसके सेक्रेटरी वगैरह थे, हाँ, तो उनका एक अभिलेख होता था, सबसे प्रीफेस उनका होता था पहले। तो मैंने कहा हमारा गोत्र भी सिंगल है, तो मैंने कहा चलो ये भी सिंगल साहब हैं, पंजाबी एंगल पे कुछ कहीं कुछ मदद मिलेगी। तो मैंने ऐसे करके एक टेंट्रम प्ले किया और अटेम्प्ट कर दिया। तो उसके बाद मुझे लगा कि उनका मेरे लिए से रवैया जो है ना उनका चेंज हुआ, क्योंकि ये लोग आईएएस आईपीएस से बहुत डरते थे। ये लोग बाहर से आए हुए थे, जेल सर्विस के लोग, प्रिजन सर्विस के लोग थे ये। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम पंजाब हरियाणा के पंजाब हरियाणा के, तो इनका लोकल ये तो दिल्ली का आईएएस सब। लेकिन आप भी तो पंजाब के थे, तो इनको वो थोड़ी दया नहीं आई कि भाई ये भी नहीं, पर मैं पढ़ाई तो मेरी दिल्ली की थी ना सारी। पंजाब मेरे फादर मदर बैकग्राउंड वहाँ का था, अदरवाइज आपका तो दिल्ली का ही था। हाँ, तो दिल्ली के हो गए। दिल्ली का होना आपके लिए दुर्लभ कर रहा था तिहाड़ जेल की नौकरी। बिल्कुल। तो उसमें फिर मैंने जब उनको कहा, उसके बाद उनका रवैया थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। उसके बाद मैं फिर बाहर जाके बैठा था। बाहर ही बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो बाहर बैठा हुआ था। तो इतने में एक आदमी आया, बड़ा स्मार्ट बंदा था और कोट पैंट वगैरह पहने हुए थे उसने। तो मैं उसको देख के खड़ा हो गया, क्योंकि जेल का जो इम्प्रेशन हमने बॉलीवुड से देखा था, हमने देखा था वहाँ कैदी जो होते हैं सफ़ेद रंग के कुर्ता पजामा पहना होता है, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। फिल्मी दुनिया में ही देखा था, ये असली हम जो देख रहे थे, तो ये बात अलग ही थी। तो मैंने उसको देखा तो काफ़ी जेंटलमैन था वो। तो मैं उसको देख के खड़ा हो गया। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? तो ये मैं आप बताता हूँ आपको। मैं उसको देख के खड़ा हो गया।
तो उसने मेरे को देखा तो उसने अंग्रेजी में बात की, उसने कहा आर यू न्यू हियर, मैं कहा या आई एम न्यू हियर। तो कहता है कि हैव यू कम हियर फॉर सम पोस्ट, मैं कहा या आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट, सो आई हैव कम हियर फॉर ज्वाइनिंग। सो ही टोल्ड मी दैट इज ही क्रिएटिंग सम ऑब्स्टेकल्स, सुप्रीम की तरफ हाथ करके कहा, उसके ऑफिस की तरफ। मैंने कहा ही इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स। तो देन ही टोल्ड मी कि उसने कहा मुझे आप अपना जो आपका जो लेटर आया हुआ है, जो आपका ऑफर लेटर है, उसकी कॉपी दो। मैंने ऑफर लेटर उनको पकड़ा दिया कि मैं तब काफ़ी परेशान हो गया था बाहर बैठे बैठे। तो थोड़ी देर में वो बंदा, कोई आधा घंटा पौना घंटा हुआ होगा, उसके बाद वो बाहर आ गए और मुझे उन्होंने आके वो लेटर पकड़ा दिया कि आपको जेल की स्ट्रेंथ के ऊपर ले लिया, मतलब आपको जेल के सर्विस में आ गया, मतलब आपकी 8 तारीख से आपकी सैलरी जो है आपकी बननी शुरू हो जाएगी। मतलब आपको जेल की नौकरी के जंजाल में पहले ऐसा उलझा दिया था कि आपको मुसीबत लगने लगी। मुसीबत लगने लगी थी, तो उसने कहा कि आपको नौकरी पे ले लिया, तो ठीक है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मेरे लिए तो वो फरिश्ता ही था। तो अगले दिन जब मैं जेल के अंदर गया, ज्वाइनिंग क्या फर्स्ट डे? हाँ, ज्वाइनिंग के बाद तो फिर आप अंदर जा सकते हैं ना। फर्स्ट। तो अंदर गए तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि वो जो जेंटलमैन था जिसने मेरी इतनी हेल्प की थी, वो कोई और नहीं, चार्ल्स सोबराज था। चार्ल्स सोबराज, बिकनी किलर, बिकनी किलर। एब्सकॉन्डर तिहाड़ जेल का फर्स्ट। वो 86 में वो किया था, ये तो 81 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। आगे जाके उसने एब्सकॉन्ड करना था। नहीं वो अच्छा। हाँ, तो उस, चार्ल्स सोबराज था जिसने आपको ये सब बताया, हाँ, जिसने मेरे को ये नौकरी पे आगे बढ़ाया। हाँ, ज्वाइन करने में हेल्प की। क्या यहाँ पे एक सवाल किया जाए, आप जानते नहीं थे चार्ल्स सोबराज को और चार्ल्स सोबराज नहीं जानता था सुनील गुप्ता को? हाँ, उस दिन पहला आमना सामना था। चार्ल्स सोबराज को सुनील गुप्ता में ऐसा क्या नजर आया जो वो बाकी जो जेल अफसर थे उनसे कहीं बेहतर व्यवहार किया था उसने? शायद उसको क्या नजर आया, शायद उसको ये होगा कि सुनील गुप्ता जी को मैं अगर हेल्प कर दूंगा तो बाद में ये मेरी बात मानेंगे। इनको ये भी होता है ना कि एक मतलब चार्ल्स सोबराज इतनी नज़र का तेज था कि उसने एक नया लड़का जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल आया उसको पहले दिन ही ग्रिप में ले लिया। ग्रिप में लेने की कोशिश की, ग्रिप में नहीं ले लिया। अच्छा सुनील जी, एक बात बताइए, क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सुनील गुप्ता को जेल में सच मायने में ज्वाइन कराने वाला चार्ल्स सोबराज था? नहीं, ये तो फैक्ट है। देखें क्या होता है, ये फैक्ट मुझे बाद में और चीज़ पता लगी। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ ये सच है, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को कि अगर चार्ल्स सोबराज जैसा इंटरनेशनल क्रिमिनल सुनील गुप्ता से वो अनचाही मुलाकात में ना मिला होता उस दिन, तो सुनील गुप्ता फिर एंट्री नहीं कर पाते, फिर कोई अड़ंगा पड़ जाता। नहीं, देखें क्या है, जो एसपी था बीएल विज जो थे, उनका क्या था कि तंग कर रहे थे हर एक को। उन्होंने मेरे बाद भी जो लोग आए उनको भी तंग किया, पर मुझे नहीं पता उनमें चार्ल्स सोबराज ने उनकी हेल्प किया नहीं की। पर मेरी उसने ये हेल्प की थी, क्यों नौकरी तो लेना ही लेना था। जब गवर्नमेंट के एक पैनल ने आपको अपॉइंट किया है तो सुप्रीम जेल तो बहुत छोटी चीज हो जाती है। आपको सर नेक्स्ट डे ज्वाइन कर लिया चार्ल्स सोबराज, आपको नहीं पता था, लेकिन उसी ने कहा था कि अब आप आ जाइए और ज्वाइन करिए, यहाँ पे नौकरी करिए तिहाड़ जेल की। आपको किसने पहली बार बताया कि वो पर्सन जो आपको कल मिला है लास्ट एंट्रेंस पे आपकी जो मुलाकात हुई उससे, वो चार्ल्स सोबराज है? अगले दिन जब मैं जेल के अंदर गया तो चार्ल्स सोबराज वहाँ पे चक्कर पे खड़ा हुआ था। चक्कर एक होता है जेल के अंदर जो चक्कर है, इंटरनल मैनेजमेंट का जो एक बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट होता तिहाड़ जेल के है, अंदर उसको चक्कर कहते हैं। तो वहाँ मिला, वहाँ पे उसको देखा, वहाँ पे भी बड़ा एक्टिव था, ऐसे चल रहा था जैसे कोई ऑफिसर होते हैं। तो वहाँ मुझे पता लगा ये चार्ल्स सोबराज है। मतलब चार्ल्स सोबराज ने जेल की यूनिफॉर्म वगैरह टाइप के कैदी जो मुलजिम पहनते हैं वो सब नहीं पहनी हुई थी? क्या होता है, यूनिफॉर्म आपको तब पहननी होती है जब आप सजाए याफ्ता हो जाए, जब आप काम कर रहे होते हैं। अगर आप किसी को मिलने जा रहे हो, हमारा रूल्स ये कहते थे, अगर आप मिलने जा रहे हो, कोई आपको मिलने के लिए आया, मिलने के लिए आपको ड्यूटी में आप जाएंगे, जब आप मिलने के लिए जा रहे हो ड्यूटी में, तो अपने प्राइवेट कपड़े पहन सकते हो। और हमारे यहाँ आपको बताऊँ कि बहुत सारे कन्विक्ट ऐसे होते हैं, प्रिजनर ऐसे होते हैं जो कि इतने सजे धजे रहते हैं, जितने कि बाहर जब अपने
घर पे थे जब अरेस्ट होने से पहले, जैसे वो पूरे सूटिड बूटिड रहते हैं वैसे रहते थे हर वैसे जेल के अंदर बहुत सारे मतलब कोई प्रिजनर। पहचान ही नहीं सकता है कि कैदी हैं। हाँ, कोई पहचान नहीं, क्योंकि कैदी के लिए जो कैदी जो जेल में काम कर रहे होते हैं उनके लिए तो ड्रेस है सफ़ेद कुर्ता पजामा है, जैसे नेताओं की ड्रेस होती है सफ़ेद कुर्ता पजामा, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस को बता रहे हैं जैसे नेता पहनते हैं हाँ, सफेद, ऐसे वैसे ऐसे जो है सब अंदर सफेद अपना जो सफ़ेद मेहनतकश होते हैं। जो मेहनत कश होते हैं। और मशक्कत जिससे कराई जाती है। जनरली क्या होता है कि जो अपना कुर्ता पजामा एफर्ट कर सकते हैं वो तो वही नेताओं वाला पहनते हैं। दूसरे जो कैदी होते हैं उनको जेल का बुना हुआ कुर्ता पजामा मिलता है। जेल में एक खादी पीले हाँ पीला वाला नहीं, वाइट रंग का होता है पर उसका पीला रंग हो जाता है इसमें, मटमैला टाइप का होता मटमैला है, टाइप का हो क्योंकि जाता वो है। सस्ता कपड़ा होता है। हाँ, तो वो वहीं पे वो जेल में ही बनता है तो वो पहनते हैं। चलिए, अब उसके बाद दूसरे टाइम कब मिले? अब चक्कर पे आप वहाँ तिहाड़ में चार्ल्स ओबरा से अगले दिन फिर आपने जब देखा नहीं, कि उसके बाद तो रोज का हो जाता है ना। रोज का हो गया था, मतलब चार्ल्स ओबराज अब सुनील गुप्ता का दोस्त बन चुका था। तो हाँ, दोस्त तो वैसे ही बना के रखना चाहिए जितने, क्योंकि अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं जो प्रिजनर और जो जेलर की जो रिलेशनशिप है वो है होस्ट और गेस्ट वाली। मतलब जेलर जो है होस्ट होता है, प्रिजनर जो होता है गेस्ट होता है। जैसे आप है, आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो आप जैसे उसकी केयर करते हैं आप वैसी केयर अपने आप प्रिजनर की करेंगे। तो जब आपने वो करना है तो उसमें अच्छा दूसरा क्या है कि जेलों में जितना काम भी अंदर होता है अगर प्रिजनर हेल्प ना करें हमारी तो जेल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब कैदियों के या मुजरिमों के बिना जेल चलाना का जो मुश्किल हो प्रशासन जाएगा। है वो नहीं चला सकता। स्मूथली आप चला नहीं सकते क्योंकि हर एक चीज में जो है प्रिजनर्स का साथ होता है। मतलब जेल प्रशासन पे जो अंदर कैदी हैं या मुजरिम सजा याफ्ता वो हमेशा भारी रहते हैं, आप ये कहना नहीं चाहते नहीं, हैं? भारी नहीं रहते, मैं ये कह रहा लेकिन हूँ कोऑपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए। उनकी सहयोग चाहिए। जैसे खाना बनाना है, खाना कोई बाहर के पेड वर्कर नहीं होते, कैदी होते हैं जो खाना बनाते हैं। ऐसी बागवानी करनी है, आपने सफाई करनी है, वो सारा काम कैदी करते हैं। सुनील जी, जब बात खाने की आई है तो बीच में हालांकि टाइपिंग बहुत का लंबी- काम, आपको हाँ, टाइपिंग का काम हाँ, जैसे मैंने आपको चार्ल्स ऑफिस ओबराज में का भी बताया, काम करते ऑफिस हैं में जेल जो के। है वो टाइपिंग का काम यही करते हैं, कैदी सुनील जी, करते हैं। खाने वाली आपने बात छेड़ी है, हालांकि सवाल बहुत बात का था लेकिन मैं भी कर लेता हूँ कि जेल के अंदर खाना, इसमें कितनी सच्चाई है कि साहब वो पैरों से गूंदा जाता है आटा? बिल्कुल गलत। किसी टाइम में अंग्रेजों के टाइम पे और होगा। पसीना चूता रहता है नहीं आटे नहीं में नहीं नहीं कैदियों का। नहीं नहीं, किसी टाइम पे ऐसा होता होगा, अंग्रेजों के टाइम पे शायद होता होगा। आप कह रहे हो जब अंग्रेजों के टाइम के जेलर होते थे तब होता होगा, लेकिन पर अब नहीं। अब तो इवन मैं बताऊँ आपको तो इतना इम्प्रूवमेंट आ गया है कि आटा मेरे टाइम पे तो हाथ से ही मलते थे, अब तो मशीन आ गई है। अब तो मशीन आ गई है, मशीनों से आटा गूंदने की मशीन आ गई है और उसमें इतनी कोशिश होती है कि जितना ह्यूमन टच जो है कम से कम हो उतना किया जाता है। 1981 में जब सुनील गुप्ता ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेलर के तौर पे ज्वाइन किया, तब तिहाड़ जेल दिल्ली में एक ही जेल थी बस, तिहाड़ जेल, तिहाड़ हाँ गांव में। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। आज रोहिणी जेल हो गई है, मंडोली जेल हो गई है, हम्म। और भी नहीं, तिहाड़ में भी 9 जेलें हुई तिहाड़ हैं। में 9 जेलें हैं, हाँ है ना, मंडोली और रोहिणी और ये बन हाँ रही है। हाँ ठीक है। हाँ। उस टाइम कितने विचाराधीन या टोटल ओवरऑल 81 में कितने कैदी थे? मेरे को अभी भी और याद है कुछ इसका। आइडिया, मुझे अंदाजा? पूरा याद है। उस टाइम पे जो हमारी जो पूरी तिहाड़ जेल की जो कैपेसिटी थी, सैंक्शन कैपेसिटी थी 740 प्रिजनर की। 740 और भरे हुए और कितने भरे थे? हुए थे करीब करीब 1400। एकदम डबल। एकदम डबल। मतलब भीड़ जितनी तब थी उतनी ही नहीं देश और नहीं, दिल्ली की जेलों में अब तो बहुत ज्यादा हो गई है। अब और ज्यादा बढ़ अब गई। आप देखें बहुत ज्यादा हो गई है। उस टाइम पे तो एक जेल होती थी। देखिए क्या है, हमारे हिंदुस्तान का जो जेल सिस्टम है ना बड़ा प्रिमिटिव हो गया है, बहुत पुराना हो गया है। और जगह क्या होता है कि एक आप अगर यूके की जेलों में जाएंगे, यूरोप की जेलों में जाएंगे, यूके अब यूरोप से बाहर हो गए, वहाँ पे क्या होता है कि उसमें बताया जाता है कि अगर आपकी जेल में सपोज 500 लोग रखे जा सकते हैं तो 500 लोग रखे जा सकते हैं, उसमें
जो ओवर क्राउडिंग होगी, खाली 1/4 ओवर क्राउडिंग आप उसमें और कर सकते हैं, मतलब 125 लोग उसमें डाल सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं डाल सकते। उसके ज़्यादा अगर आप डालोगे तो जेल इलीगल हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो प्रिजनर्स होते हैं, जैसे अगर एक जेल है उसमें 625 प्रिजनर हो गए, आपको मैं एग्जांपल की ओर से बता रहा हूँ, तो 625 प्रिजनर हो गए, तो कोर्ट जो है और किसी प्रिजनर को जेल में नहीं भेजेगी जब तक कि उसमें वैकेंसी नहीं होती। अगर किसी को कैदी है उसको उसको पैरोल सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप इतनी देर में आप आना, जब जेल की ये विदेशों और की जेलों का विदेशों की रूल जेलों है, में, हाँ। पर सिस्टम हाँ, है। हाँ, लेकिन भारत की जेलों का भारत की जेल में तो ठूसे जाते हैं। यहाँ पे तो अगर 500 के लोग रखने हैं, आपने 1500 भी हो गए तब भी कोई परवाह नहीं करता कि 1500 क्यों हो रहे हैं। सुनील गुप्ता जी, अगर आप ये बात कहते हैं कि 500 की जगह 1500 ठूंसे जा रहे हैं भारत की जेलों में, आपको ध्यान होगा अच्छे से, राजन पिल्लई, बिस्किट किंग स्मगलर, उसकी डेथ हुई तिहाड़ में रहने के दौरान। उसकी मौत के बाद जांच के लिए लीला सेठ आयोग, जस्टिस लीला सेठ आयोग बना। जस्टिस लीला सेठ आयोग ने कुछ सिफारिशें दी थी और उनमें आप वाला ही शब्द इस्तेमाल किया था कि देश की जेलों में, यानी हिंदुस्तान की जेलों में कैदी या मुजरिम गाजर मूली की तरह, सब्जी मंडी की तरह ठूस ठूस के जानवर की तरह, जानवर की तरह भरे हुए हैं। हाँ। लीला सेठ आयोग के क्या वो सिफारिशें आज तक इतने साल बाद लागू हो पाई हैं? देखिए, जो लीला और सेठ नहीं हो पाई तो सर क्यों नहीं हो पाई? एक सेकंड, लीला सेठ की जो सिफारिशें थी, जहाँ तक तिहाड़ का कंसर्न है, उनकी थी कि जो डॉक्टर हैं उस टाइम पे टोटल हमारी जेल में शायद 13 या 14 डॉक्टर होते थे टोटल। क्या है जी? हाँ, राउंड द क्लॉक। जो राजन पिल्लई की डेथ हुई थी, उनका ये मानना था वो इसलिए हुई है क्योंकि हमने उसको प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं दी थी। एक जो ये प्रिजनर मिसेस पिल्लई का हाँ एलिगेशन था तिहाड़ जेल पे। जो प्रिजनर जेल में आता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद जो है, अगर किसी को कोई बीमारी है उसका पहले दिन से ही, ताकि वो शुरू हो जाए, इलाज शुरू हो जाए, तो ये हमारा जेल मैनुअल कहता है। पर उस टाइम पे जो जेल मैनुअल था अलग था। उस टाइम पे पंजाब जेल मैनुअल था। जेल मैनुअल लगता था दिल्ली। हाँ, तो वो ये कहता था कि एज सुन एज पॉसिबल उसका आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, जबकि अब हमारा मैनुअल है वो ये कहता है कि जैसे वो आएगा उसी दिन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जबकि पहले ये होता था कि एज सुन एज पॉसिबल उसका जो है आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। तो उसमें क्या हुआ, राजन पिल्लई 2-3 दिन तक कोर्ट वगैरह जाते रहे, तो उससे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से जो लीला सेठ कमीशन है, लीला सेठ कमीशन ने कहा है कि उसकी वजह से, क्योंकि उसको जो जो मेडिसिन मिलनी चाहिए थी, जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं, इसी वजह से डेथ हुई है। तो उसकी लीला सेठ कमीशन की वजह से, जहाँ तक तिहाड़ जेल का प्रश्न है, ओवर क्राउडिंग की समस्या तो वैसी की वैसे रही। जो प्रिजनर्स की ओवर क्राउडिंग है वो तो वैसी की वैसे रही, पर डॉक्टरों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। 13-14 डॉक्टर होते थे, उसकी जगह करीब करीब 100 के आसपास, 100 से भी ज़्यादा डॉक्टर जो है हमें मिल गए, जिससे कि हमारी मेडिकल सुविधाएं जो है बड़ी स्मूथ हो गई। अब सुधर गई हैं, मेडिकल सुविधाएं बहुत स्मूथ हो गई थी। आपने जब ये सब जेलों, आज़ाद भारत की जेलों में बुरी तरीके से कैदियों को जानवरों की तरह ठूंसे जाने की बात कही है, तो ऐसे में ये आता है एक सवाल कि कल्पनाथ राय, जो भारत के ऊर्जा मंत्री केंद्र के में रहे थे, जब वो अरेस्ट हुए दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को शरण देने की वजह से, और अरेस्ट होने के बाद वो इसी तिहाड़ जेल में आए थे, तो उन्होंने जस्टिस एसएन धिंगरा, जो उस टाइम टाटा कोर्ट देख रहे थे, वहीं उनका केस चल रहा था, और उन्हीं के जस्टिस एसएन धिंगरा, शिवरानायक धिंगरा के कहने पर ही वो अरेस्ट हुए थे, ऑर्डर पर, वारंट पे। उन्होंने जाके अगली पेशी में ये कहलवाया, ये कहा कि साहब आपकी जेल जो है जज साहब, इसमें बड़े मच्छर हैं। तो एसएन धिंगरा बोले कि भाई जेलें नेताजी आपकी बनवाई हुई हैं, मच्छरों का इंतजाम आप करिए। ये वाकया याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखें, क्या है, शिवनारायण धिंगरा तो एक बड़े ही एक क्रांतिकारी जज थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर किसी कैदी को आप सुविधाएं ज़्यादा दे रहे हैं
कोई भी कारण हो सकता है, सुविधाएं ज़्यादा दे रहे हैं, पैसे लेके सुविधाएं ज़्यादा दे रहे हैं, या उसका एक इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि मलाफाइड इसलिए इंटेंशन है हाँ, आपका। मतलब आपका मेलाफाइड इंटेंशन है, आप सुविधाएं, अगर वो सुविधाएं खरीद रहे हो और आप दे रहे हो। उन्होंने कहा था कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। उन्होंने यहाँ जहाँ तक नहीं थी ये वाली चीज़, आप आपके नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे। हाँ, आपके प्रशासन को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जज ने किसी बंदे को भी अगर जेल भेजा है तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ भेजा है कि आप उसको जो सुविधाएं जेल मैनुअल में लिखी हैं वो देंगे। और वो चाहे फिर मंत्री जी हों हाँ, चाहे और मंत्री जी या चाहे संतरी संतरी जी हो, तो आप सुविधाएं उतनी देंगे जो कि उसकी रूल्स के हिसाब से। अगर आप रूल से ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कि कोर्ट तो है ही। मंत्री जी खुद ही खड़े होकर कोर्ट के कटघरे में और कह रहे हैं ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि है हमें ही। मच्छर काट रहे हैं। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ही। अगर आपने उसको खाना घर से आप अलाउ कर रहे हैं, आपने उसको जो है अलग से वो एक सेल दे दी है जिसके कि वो एलिजिबल नहीं है, आप उनकी मुलाकात जो है, औरों की मुलाकात तो आप जो है करवा रहे हैं जंगले के पीछे, उनकी मुलाकात आप जो है फेस टू फेस करवा रहे हैं, तो इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है, अभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। लेकिन ये कंटेम्प्ट जेल प्रशासन को पता होना चाहिए। ये तो बहुत होते हैं हमेशा होते हैं, हाँ, आज ये भी हो हाँ, रहे हैं। इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, पर उसमें अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव करे तो, पर लोग मूव नहीं करते कोई क्योंकि सबका काम चल रहा है। क्योंकि हमारे टाइम पे क्या होता था कि जो दूसरे प्रिजनर होते थे वो मूव करते थे कि ये इनको सुविधाएं दे रहे हैं, कोर्ट को कहते थे कि इन लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग डर के रहते थे, किसी को सुविधा अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें ये होता था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है, तो इसलिए हम सुविधाएं उतनी देते थे जो कि रूल्स कहते हैं। पर अब तो आपने जैसे कई नाम सुने हैं, सुकेश चंद्रशेखर का सुना है, या और कई लोगों के सुने हैं कि अपनी मर्जी से सुविधाएं ले रहे हैं वो। इसमें सर कितनी सच्चाई है सुनील जी, बताइएगा आप। कि ब्लैक वारंट आपने लिखी, बड़ा सुपर हिट रही आपकी, सीरीज भी उस पर बन गई। इस ब्लैक वारंट में वो कौन सी चीज़ें हैं जो अपने वीक पॉइंट्स थे वो सुनील गुप्ता ने भी नहीं लिखे हैं या आगे बचा के रखे हैं, या कुछ सच और झूठ? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सुनील गुप्ता ने ब्लैक वारंट लिखी है वो बेचने के लिए लिखी है, पैसा कमा रहे हैं, मोटा पैसा काट रहे हैं ब्लैक वारंट से, सीरीज भी बनवा दी है। और सुनील गुप्ता भी तिहाड़ जेल में रहे हैं, तो जब तिहाड़ जेल ही दूध की धुली नहीं थी तो सुनील गुप्ता खुद कैसे कह सकते हैं कि मैं दूध का धुला था? इसमें सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, खुल के कहिएगा। उसमें तो देखो क्या होता है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो पूरे जो साथ वाले हैं उनको पूरा ये होता है, अधिकार होता है कि आप कहें कि देखो जी, आप इस ऑफिसर ये गलत काम कर रहा है। और ऐसा बहुत होता है, कोई ऑफिसर एक दूसरे की कंप्लेंट करते रहते हैं। नहीं तो प्रिजनर्स के साथ जो है कंप्लेंट करवाते हैं कि ये बंदा है ऐसे, एनोनिमस कंप्लेंट करवा दी। नहीं तो प्रिजनर से करवा लेते हैं, उसमें तो एनोनिमस नहीं होती, पेटिशन लगा देते हैं कि ये वाला ऑफिसर जो है बड़ी सुविधाएं दे रहा है। ऐसी लगती रहती है हमारे यहाँ, ये आम बात है। आपके खिलाफ कभी कोई पिटीशन नहीं, ऐसी कोई पिटीशन नहीं लगी कि किसी करप्शन से रिलेटेड नहीं लगी? करप्शन से रिलेटेड नहीं लगी। लेकिन चार्ल्स सोबरा से दोस्ती आपकी जो है, चार्ल्स सोबरा से दोस्ती, मैंने आपको जैसे बताया कि प्रिजनर अगर साथ ना दें तो हमारे लिए जेल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाए। आप देखें, जब मैंने लीगल एड सेल बनाई थी वहाँ पे, मैं शुरू से गया था, तो मुझे जेल में कैदी छोड़ने का काम, जेल नंबर 1 की जो प्रशासनिक वो थी उस काम के अलावा मुझे लीगल का काम और दिया। जेल नंबर 1 तिहाड़? हाँ, जेल मतलब जेल नंबर, तब तो एक ही जेल होती थी, यही जेल थी। तो उस टाइम पे जब मैंने लाइब्रेरी बनाई, लॉ की लाइब्रेरी बनाई, तो उस टाइम पे चार्ल्स सोबरा ने काफ़ी हेल्प की लाइब्रेरी सेट करने के लिए, क्योंकि सारा काम कानूनी किताबें बनवाने में चार्ल्स सोबरा ने मदद की। क्योंकि जो किताबें मंगवानी, फाइनेंशियली मदद की है क्या? नहीं, फाइनेंशियली हेल्प। देखिए, फाइनेंशियल तो यहाँ पे जेल में किस चीज़ की कमी नहीं होती, सरकार का बजट जो होता है एडिक्वेट होता है, पर उसमें कोई एडवाइस करने वाला होगा कि आप ये किताबें मंगवा लो। मैं तो बिल्कुल नया था, मुझे खाली ये पता था कि ऑल इंडिया रिपोर्टर होते हैं, कैनरा जर्नल होते हैं जिनको कि मंगवाना चाहिए, पर इसने कहा नहीं, ये किताबें भी मंगवा लो, तो वो इसने हेल्प की। तो उसमें हमने जो लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की उसमें इसने काफ़ी हेल्प की। आप कानून के जानकार थे, जेलर, सुपरिटेंडेंट जेलर
सुप्रिंटेंडेंट सब बने। चार्ल्स सोबराज जैसे खूंखार कैदी आपकी मदद करते थे, तो आपको नहीं लगता था कि ये लोग जो है कानून को रौंदते हुए हम्म। तिहाड़ जेल तक पहुंचे, नहीं, सलाखों तक? फिर ये मतलब दो रूप थे उसके। हर एक प्रिजनर के ना देखो दो रूप होते हैं। एक रूप तो होता है जो बाहर क्राइम करके आया है, और जब हमारे पास जेल में आ गया तो हमने देखना होता है उसका पॉजिटिव रूप, कि वो किस तरीके से जेल प्रशासन की हेल्प कर सकता है। क्योंकि जो भी कैदी होगा, जो जेल सुप्रिंटेंडेंट है उसने उसको देना होता है, लेबर देनी है, जिसके बेस पे उसको रेमिशन मिलती है कैदी को। हर एक कैदी का ये होता है कि जल्दी से जल्दी वो घर छूट के वापस जाए। तो उसके लिए जेल मैनुअल में जेल प्रशासन को पावर दी हुई है कि साल में 3 महीने तक की रेमिशन जो है जेल सुप्रिंटेंडेंट उस कैदी को दे सकता है। मतलब साल की अगर कैद हुई है, अगर 9 महीने में वो छूट जाता है तो कोई कोई ये नहीं होता कि उसने फेवर किया है, ये उसका राइट है 3 महीने की रेमिशन लेना। 4 महीने तक की रेमिशन वो ले सकता है अगर काम बहुत अच्छा कर रहा है। तो हर एक कैदी जो है वो रेमिशन के लिए बड़ा लायलित होता है। और अब तो वेजिस भी मिलते हैं। उस टाइम पे तो वेजिस इतने अच्छे नहीं मिलते थे, अब तो वेजिस भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो जेल सुप्रिंटेंडेंट को जो उसकी लियाकत होती है उसके हिसाब से काम देना होता है। अब जैसे मैं आपको उस टाइम के बताऊं, चार्ल्स सोबराज हो गया, और कोई कैदी याद आता है? सुनील बत्रा मुझे याद आ रहा है, विपिन जग्गी याद आ रहा है, प्रेम शंकर शुक्ला याद आ रहा है, उसके बाद भागीरथ है वो याद आ रहा है, डॉक्टर जैन याद आ रहे हैं। आप देखेंगे इनका एक रूप तो था, ये बाहर जो है मर्डर करके आए, ये सभी खतरनाक अपराध हाँ को सभी अंजाम मर्डर, देके आए। ये सभी मर्डर करके आए थे। एक रूप तो था ये मर्डर करके आए। दूसरा रूप जो हमने डिस्कवर किया वो था कि इनसे कंस्ट्रक्टिव काम करवाने का, तिहाड़ जेल की तिहाड़ जेल के सलाखों के अंदर अंदर। सलाखों के अंदर काम करवाने का। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी मैंने नाम लिए हैं अभी, सभी के नाम से जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो है किताबों में लिखी हुई हैं। इतने बड़े नाम थे इतने बड़े नाम थे। अपराध जगत आप देखें जो जेलों का रिफॉर्म्स शुरू हुआ, अगर आप कोई बड़ी अतिशोक्ति नहीं होगी कि अगर आप उसमें सुनील बत्रा का नाम रखें कि सुनील बत्रा सबसे पहला जो है ऐसा बंदा हुआ जिसकी पेटिशन के ऊपर जेल रिफॉर्म्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तिहाड़ जेल का तिहाड़ सुनील जेल बत्रा पहला ऐसा पहला मुजरिम था। ऐसा, हाँ ऐसी चार्ल्स सोबराज है। इसमें कोई ज़्यादा वो आपकी कहने वाली बात नहीं होगी कि चार्ल्स सोबराज की पेटिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म्स के लिए कहा। ऐसी प्रेम शंकर शुक्ला है। चार्ल्स सोबराज ने सर क्या रिफॉर्म्स मांगा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और जो फिर बाद में लागू हुए? चार्ल्स सोबराज ने जो उसका मेन पेटिशन थी, उसने कहा था कि जेल की जो कंडीशंस हैं, जेल के अंदर कंडीशन, हाँ उसके ऊपर उसने कहा था कि जेल की कंडीशंस जो है बड़ी गंदी हैं, खाना ठीक नहीं मिलता, और प्रिजनर्स को फैटर्स में और हैंडकप्स उनको लगा दी जाती हैं, फिर उस हथकड़ियाँ लगा दी जाती हैं, मतलब अंदर जेल के, हाँ जेल के अंदर। ऐसी उसने ऐसी बहुत सारी बातें उसने जो लिखी थी, जो त्रुटियां थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना जजमेंट दिया, डायरेक्शन दी। प्रेम शंकर शुक्ला है, उसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई इसी के ऊपर कि जो पुलिस वाले हैं अंधाधुंध जो है हथकड़ियाँ लगा के लोगों को कोर्ट में ले जाते हैं। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि नहीं, आप हथकड़ियाँ अंधाधुंध नहीं लगाएंगे। अगर किसी की भागने की टेंडेंसी है या किसी की दूसरे के ऊपर अटैक करने की टेंडेंसी है तभी आप हथकड़ी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस प्रेम शंकर शुक्ला की याचिका पे ये फैसला दिया कि हर एक को हथकड़ी नहीं लगाई जाए, उनका क्या बैकग्राउंड था, क्या क्राइम था उनका, कहाँ के थे वो? प्रेम शंकर शुक्ला जो है ये एक आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर बहुत सारे चीटिंग के केस थे। इनका एक चीटिंग का केस तो ये था कि जम्मू कश्मीर में जो है इनके ऊपर कोई केस था, तो वहाँ पे ये डीआईजी पुलिस बन के गए और अपनी फाइल को जो है गैप कर दिया। वहाँ पे एक केस ये था इनके ऊपर। तो बड़े बड़े अलग अलग केस हैं। नटवर लाल थे, वो भी तब हमारे यहाँ पे होते थे। तो प्रेम शंकर शुक्ला ने आप देखेंगे जो नाम मैंने सुनील बत्रा का नाम बताया है,
चार्ल्स होबराज का बताया है, प्रेम शंकर शुक्ला का बताया है, आप भागीरथ का देखेंगे, विपिन जग्गी का बताया। इन सब के नाम से बड़ी बड़ी डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, और उन्हीं मतलब ये डायरेक्शन। रोल मॉडल बन गए हाँ, आप कानून हाँ, के लिए। कानून के मतलब आप जितना ये कहना चाहते हैं हाँ कि तिहाड़ जेल में आपके जमाने में बंद हाँ तमाम कुख्यात हाँ, मुजरिम, जिनको आप जिनमें कुख्यात चार्ल्स मुजरिम- होबराज भी शामिल बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल वो रोल मॉडल बन गए भारत हाँ। के कानून के लिए, भारत के कानून में, और जेलों के लिए। जेलों के सुधार के लिए। इन्हीं की डायरेक्शन के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुधार के लिए डायरेक्शन दी। जो जेलें आप देखते हैं आज का जो तिहाड़ का जो स्वरूप है, आप कह सकते हो इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जो है, जो इन्होंने जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इनके केसों में, उसको जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि तिहाड़ जेल या भारत की जेलों में जो सुधार हुए वो मुजरिमों ने ही कराए, प्रशासन और सरकारों से कहीं ज्यादा, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो सुधार का दौर जो शुरू हुआ था, आप ये लगे 1979, 80, 81, 82, 84 तक कह लें, 84 तक जितनी जो मशहूर जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, 1984 तक जो है कोर्टों से आई है। यानी कि सुनील गुप्ता की जब 3-4 साल की नौकरी 2 साल की 2.5 साल की हो पाई थी, हाँ, तब तक ये सब डायरेक्शन आ गई थी। तब ये डायरेक्शन आ गई थी। ऐसी एक मुल्ला कमेटी रिपोर्ट थी, जस्टिस मुल्ला कमेटी, जिन्होंने एक बड़ी फेमस कोट दिया था, जिसमें जस्टिस मुल्ला ने कहा था कि पुलिस जो है ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग है क्रिमिनल्स का। जस्टिस मुल्ला ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज होते थे, और तब इन्होंने अपनी जजमेंट में कहा था ये वाली बात। तो उस जस्टिस मुल्ला को इन्होंने जेल रिफॉर्म कमेटी का चेयरमैन बनाया, और इन्होंने 81-82 में अपनी रिपोर्ट जो है दी थी। और आप ये कहो कि मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट जो है, उसको आप ये कह सकते हो कि एक बाइबल है प्रिजन रिफॉर्म्स की। तिहाड़ जेल सुधार की बाइबल है प्रिजन रिफॉर्म्स ऑल ओवर इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया की कमेटी रिपोर्ट। हाँ, अब तिहाड़ जेल में क्या होता था कि तिहाड़ जेल में एक लॉ ऑफिसर बैठा था, तो जो मैं था, तो हाँ, तो मैं वैल्यू समझता था कि कौन सी जजमेंट है उसकी क्या वैल्यू है, इसलिए आपको पता है। हाँ, इसलिए मैं उसको फटाफट जो है जेल में तिहाड़ में इम्प्लीमेंट करवा लेता था। और जगह जो है उनको अपनी समझ से उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया है इन जजमेंट्स को, तो इसलिए उनको टाइम लगा। पर हमारे यहाँ जो है ये जजमेंट्स बहुत पहले से इम्प्लीमेंट हो गई थी,